दहेज का पूरा तर्क इसी बात पे है कि आप हमारे घर में आ रहे हो, हमारे घर का खर्चा बढ़ेगा तो लाओ निकालो पैसा। प्रतिदिन भारत में 20 महिलाएं मार डाली जाती हैं क्योंकि दहेज नहीं दिया था उन्होंने। भारत में महिलाओं को एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह देखा जाता है क्योंकि जितना पैसा वो उसके दहेज के लिए जोड़ता है, उतने पैसे में तो उसने बहुत अच्छी परवरिश दे दी होती लड़की को। वो तिल तिल करके घुट घुट करके मर रही थी, फिर एक दिन मरी गई तो हम कह देते हैं तो साधारण मृत्यु हुई है। वो साधारण मृत्यु नहीं है, वो दहेज हत्या ही है। जब तक महिला को ये रहेगा कि मेरी जिम्मेदारी कोई और उठाए, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें सब महिलाएं, सब देवियाँ। आचार्य जी, आज दहेज पर चर्चा करेंगे। दहेज के कई एस्पेक्ट्स हैं, पर उनमें जाने से पहले अगर आपसे मैं कहूँ कि दहेज की एक संक्षिप्त परिभाषा क्या है, तो वो क्या होगी? रिश्तों में खरीद फरोख्त का नाम दहेज है। रिश्ते जब लाभ हानि का कैलकुलेटर चलाकर बनाए जाते हैं तो फिर उसमें दहेज जैसी चीज़ आती है। तो लड़के का बाज़ार भाव तय किया जाता है, ऐसे ही लड़की का भी बाज़ार भाव तय किया जाता है, और दोनों के बाज़ार भाव में जो अंतर होता है उसको दहेज कहते हैं। और ये ख़रीद फ़रोख्त का कारोबार करने वाले दोनों तरफ के परिवार वाले होते हैं। तो दो परिवार हैं, वो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, और जिन दो चीज़ों को गुड्स की तरह, माल की तरह तोला जाता है, वो है लड़की और लड़का। तो भारत में जैसी व्यवस्था रही है और जैसे हालात हैं, उसमें लड़के का ही बाज़ार भाव आमतौर पे ज़्यादा निकलता है, लड़की का कम निकलता है। तो वो जितना दोनों के बाज़ार भाव में अंतर होता है लड़की की ओर से, फिर उतना जो दहेज है वो लड़के को दिया जाता है। आपने संक्षिप्त में पूछा था, लेकिन थोड़ा सा खोल के बताना ही पड़ेगा। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि उदाहरण के लिए भारत के उत्तर पूर्व में कि लड़की का बाज़ार भाव ज़्यादा निकलता है, तो फिर वहाँ उल्टा भी चलता है। वहाँ लड़के वालों की ओर से लड़की को पैसा दिया जाता है, उसको ब्राइड मनी बोलते हैं। तो चाहे वो ग्रूम मनी हो, चाहे ब्राइड मनी हो, दहेज इधर को दिया जाए या पैसा उधर को दिया जाए, बात यही है कि दो चीज़ें ली गई हैं और दोनों का रेट देखा गया है कि भाई बाज़ार में इनका क्या दाम निकलेगा, मार्केट रेट क्या है। और लड़की का कम होता है क्योंकि लड़की की जो इकोनॉमिक वैल्यू है भारत में दुर्भाग्य से वो कम है। तो फिर लड़की की ओर से वो जितना डिफरेंस होता है दोनों की इकोनॉमिक वैल्यू मार्केट रेट में, उतना वो जो डिफरेंस है वो दहेज के रूप में लड़के को दे दिया जाता है। ये है परिभाषा। अगर परिभाषा इतनी सीधी है, जो लेने वाला भी जानता है और देने वाला भी जानता है, तो फिर ये रिश्ते क्यों बनते हैं? ये कैसी बुनियाद है रिश्तों की? देखिए, दहेज कोई अपने आप में कुप्रथा मात्र नहीं है। हम जैसे हैं, हमारा मन जैसा है और हमारे मूल्य माने हमारी वैल्यूज़ जैसी हैं, उन्हीं की एक अभिव्यक्ति, एक रिप्रेजेंटेशन मात्र है दहेज। तो हमारा सब कुछ जैसा है, हमारे परिवार जैसे हैं, हमारी शिक्षा जैसा है, तो दहेज भी फिर होगा ही होगा ना।
आपने कोई भी रिश्ता बचपन से कभी निस्वार्थ भाव से बनाया होता है क्या? आपसे पूछा जाए कि अपने रिश्ते बताइए, तो उनमें या तो संयोग होगा या स्वार्थ होगा। संयोग ये होगा कि भाई किसी घर में पैदा हो गए थे तो रिश्ते वहाँ बन गए, खून के रिश्ते। स्वार्थ ये होगा कि किसी से अपना कोई काम निकलता था या किसी की कोई बात पसंद आ गई तो उससे रिश्ता बन गया। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, दुनिया में किस लिए आए हैं, जीना किस लिए है। तो कुल मिला के हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो संयोग या स्वार्थ। इसी को समझदार लोगों ने कहा है कि आम आदमी दो के ही इशारे पे चलता है, या तो जो बाहर संसार है उसके इशारे पे, या जो भीतर अहंकार है उसके इशारे पे। या तो संसार या अहंकार। तो संसार माने संयोग, क्योंकि संसार में तो चीज़ें सब संयोग की ही हैं। तो या तो संयोगों से बन जाते हैं हमारे रिश्ते, ठीक है ना। आप कहीं रहने लग गए, वहाँ कोई पड़ोसी था बगल में, पड़ोसी से आपकी जान पहचान हो गई, आपने कह दिया कि मित्रता है। किसी पड़ोसी से आपकी पटी नहीं, दुश्मनी हो गई, वहाँ कह दिया कि शत्रुता है। लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि वो पड़ोसी संयोग से ही बना था, अपने पड़ोसी तो हम चुनते नहीं। यही बात भाई बहन, माँ बाप इत्यादि के बारे में भी लागू होती है। उसको और आगे बढ़ा दो, चाचा ताऊ जीजा फूफा बुआ मौसी, सब संयोग। या फिर हमारे रिश्ते बनते हैं स्वार्थ से। तो बचपन से ही हम संयोग और स्वार्थ का खेल खेलते रहते हैं रिश्तों में। तो आपकी फिर जब जो दूसरा लिंग होता है, स्त्री पुरुष, उससे भी रिश्ता बनाने की जब उम्र आती है तो वहाँ भी खेल या तो संयोग का होता है, स्वार्थ का होता है, या दोनों का होता है। जब संयोग का खेल होता है तो उसको आप प्रेम विवाह बोल देते हो। जब स्वार्थ का खेल होता है तो उसको आप आयोजित विवाह बोल देते हो। प्रेम विवाह माने संयोग, कि नैन लड़ जाई हैं तो मनवा मा खनक हुई बै करी। अब पता नहीं, ऐसे ही नैन लड़ गए, आप जा रहे थे बस में, वो जा रहा था टैक्सी में, नैन लड़ गए, उसको आप बोल देते हो, फिर आगे प्रेम विवाह हो गया, तो वो संयोग का नाम हो गया। और फिर जो अरेंज मैरिज होती है वो स्वार्थ का नाम हो गया, कि अच्छे तरीके से जाओ और लड़की को ठोक बजा करके देख लो, बढ़िया से उसको नक्शिक उसका परीक्षण कर लो, और ठीक लगे तो फिर उसकी शादी होगी। और यही काम लड़की वाले भी करते हैं कि लड़के को ज़रा अच्छे से देखना, दुकान उसकी कितनी चलने वाली है, व्यापार कितना बढ़ेगा, नौकरी कौन सी है, अच्छा अभी इस नौकरी में लगा है, जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है उस कंपनी का भी पूरा कच्चा चिट्ठा, उसकी बैलेंस शीट खोल लो। तो वो स्वार्थ हो गया। तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही ऐसी है, हम कोई काम नहीं करते हैं जिसमें स्वार्थ ना हो। तो पति पत्नी फिर आपस में बिना स्वार्थ कैसे बन जाएंगे? अब ये बात बहुतों को सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन आप अपने एक एक रिश्ते को परख के देखिएगा, उसमें या तो आपको संयोग मिलेगा, या स्वार्थ मिलेगा, या दोनों मिलेंगे। तो वही काम फिर जब शादी की बात आती है तो शादी में भी लग जाता है कि भाई वो सामने लड़की है तो देखो कि इसका बाज़ार भाव क्या है। और लड़कियां भारत में उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उतनी उनकी ऊंची नौकरी नहीं होती है, कोई व्यापार बिजनेस नहीं कर रही होती हैं, तो उनका बाज़ार भाव कम लगता है। और लड़कियों की ओर से लड़का ऐसा खोजा जाता है जिसका बाज़ार भाव ऊंचे से ऊंचा हो। तो दोनों के बाज़ार भाव में बड़ा अंतर रहता है, डिफरेंस। यही जो डिफरेंस है ये पाटा जाता है फिर दहेज दे करके। दहेज की जो प्रथा है वो बस ये बताती है कि हम बड़े व्यापारी लोग हैं, बड़े भौतिक, बड़े मटीरियल लोग हैं, कि प्रेम जैसा हम कुछ नहीं जानते। संयोग जानते हैं, स्वार्थ जानते हैं, प्रेम नहीं जानते। यहाँ तक कि हम जिसको प्रेम विवाह कह देते हैं वो भी बस संयोग ही होता है ज़्यादा। हाँ, उस संयोग को हम समझ नहीं पाते तो हम कह देते हैं मैंने प्यार किया। वो आपने प्यार किया नहीं, वो बस एक प्राकृतिक और शारीरिक संयोग है। तो प्रेम हम नहीं जानते।
प्रेम हम नहीं जानते तो हम सौदेबाजी करते हैं, यही दहेज है। इसमें आचार्य जी एक महिला है, वो आपके घर आ रही है और अब वो आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताने वाली है। आपके बच्चे भी होंगे, पर वो जो पूरी की पूरी इस चीज़ की बुनियाद है वो लेन देन पर है। तो इस लेन देन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? लेन देन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम भूखे लोग हैं। आप ऐसे पूछो कि कोई भूखा है या कोई भिखारी है, उसको उधर उधर मांगने की, तलाशने की, हाथ मारने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो भूखा है, भिखारी है। जो भूखा होगा वो जाएगा इधर उधर, खोजेगा, खंगालेगा कि कुछ मिल जाए। जो अपने आप को भिखारी मांगता होगा वो भी जहाँ मौका पाएगा वहीं से 2 रुपया उठाएगा। तो हम पूरा जो जीवन है अपना वो अतृप्ति, अपूर्णता, भूखमरी, भिक्षावृत्ति में बिता देते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है 2 रुपये उठाने का वहीं उठा लेते हैं, और क्या है। तो ये तो एक, देखिए, कुल मिला करके दुनिया की हर बीमारी का कारण तो अज्ञान ही होता है, आध्यात्मिक अज्ञान, जीवन के प्रति अज्ञान, स्वयं के प्रति अज्ञान। जब आप स्वयं को नहीं जानते हो तो फिर आप जहाँ पाते हो वहीं से किसी तरह बस अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करते हो। मज़े की बात यह कि आपके स्वार्थ में आपका कोई हित नहीं होता। वो आप सोचते हो कि आपका उसमें कहीं स्वार्थ पूरा हो रहा है, लेकिन जहाँ अपना स्वार्थ आप पूरा कर भी लेते हो वहाँ आपका कोई हित होने नहीं पाता। आपके स्वार्थ ही आपके लिए शुभ नहीं होते। तो ये इसलिए सब चलता है खेल। आचार्य जी, इसी में दहेज के पक्ष में कुछ बातें रहती हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूँगी। तो जैसे अभी आपने मार्केट वैल्यू की बात करी कि लड़के की मार्केट वैल्यू देख करके ही जो लड़की वाले होते हैं वो उनको रिश्ते के लिए आगे उसमें बात जो है बढ़ती है। तो और हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी लड़की की शादी होती है उसका जैसा भी घराना होता है उसे थोड़ा एक बेहतर घराना ही उसके लिए देखा जाता है, वो मार्केट वैल्यू जो होती है। तो इसमें उनका पक्ष ये रहता है कि अगर वो लड़की की सारी देख रेख या उसका सारा खर्चा अब हम उठाने वाले हैं, तो अगर हम इसमें दहेज ले भी रहे हैं तो गलत क्या है। और साथ में ये दहेज कोई हम अपने लिए तो नहीं ले रहे, ये इनके ही इस्तेमाल में जो है पूरा का पूरा खप जाएगा। तो फिर इसके अंदर दहेज में गलत क्या है? गलत की बात नहीं है। आप जैसे हो आपको दहेज लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसी नज़र से लड़का पैदा भी किया था, आपने इसी तरीके से उसकी पूरी परवरिश करी है। तो उसी श्रृंखला में अब दहेज को भी आना पड़ेगा। आपने ज़िंदगी में अपनी जो भी कुछ करा है वो लाभ हानि के गणित से करा है, स्वार्थ से करा है। आपने बेटा भी उसी हिसाब से पैदा भी किया, बड़ा भी करा, तो अब आपको दहेज तो लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि दहेज एकमात्र अचानक एक गलत चीज़ आ गई है। वो अचानक नहीं आ गई है, वो जो पूरी उसकी परवरिश की श्रृंखला ही है, उसके पैदा होने से शुरू हो करके उसमें दहेज का आना तो निश्चित ही बैठा हुआ था, क्योंकि प्रेम कहीं नहीं है ना। प्रेम अगर होगा तो मैं पहली बात क्यों ये अनिवार्य करूँगा कि कोई अपना घर छोड़ के मेरे घर में आए। मैं उसके लिए अनिवार्य कैसे कर सकता हूँ? ये बात सोचना, हमें ये बात बड़ी प्राकृतिक या बड़ी साधारण, बड़ी सामान्य, बड़ी ऑब्वियस लगती है कि हाँ शादी होगी तो लड़की तो अपने घर से आएगी ही ना। और दहेज का पूरा तर्क इसी बात पे है कि आप हमारे घर में आ रहे हो, हमारे घर का खर्चा बढ़ेगा तो लाओ निकालो पैसा। पर अगर मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं ये कम से कम प्रश्न तो पूछूंगा ना कि मैं इसका घर छुड़वा के इसको अपने घर क्यों ला रहा हूँ। हो सकता है लाना जायज़ भी हो, मैं नहीं कह रहा कि अनिवार्य रूप से मत ही लाओ लड़की को अपने घर, लेकिन हमें ये कभी सवाल भी नहीं उठता कि इसमें प्रेम कहाँ है। अगर मैंने एक अनिवार्यता खड़ी कर दी है कि तू अपना घर छोड़ेगी और मेरे घर आएगी, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर प्रेम होता और किसी को अपने घर लेके आते तो ये हिसाब लगाते क्या कि अब मेरे घर का खर्चा कितना बढ़ेगा और जो खर्चा बढ़ेगा वो अब तू देगी। ये तो होटल वाली बात है। ये तो क्या चला रखा है, सराय चला रखी है, ओयो चला रखा है। ये सब तो होटलों में करा जाता है कि आप हमारे यहाँ आ रहे हो, आप हमारे घर में रुकोगे तो अब आप इतना पैसा दो हमको। ये तो होटल की निशानी है ना। तो जो होटल वाला तर्क है ये कैसे विवाह में कैसे दिया जा रहा है? लेकिन विवाह में दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह भी खरीद फरोख्त है। हम ये मानते क्यों नहीं है? हम
एक धारणा लेकर के चल रहे हैं कि साहब पति पत्नी के संबंध में प्रेम होता है, और वही धारणा जब आप लेते हो तो आपको दहेज बड़ी बुरी बात लगती है। जब आप कहते हो कि पति पत्नी में प्रेम होता है या परिवार में जितने लोग होते हैं उनका आपसी संबंध प्रेम का होता है, तो जब आप ये धारणा, ये एजम्पशन लेते हो तो आपको दहेज बुरी बात लगती है। आप इस एजम्पशन को हटा दो, क्योंकि ये एजम्पशन झूठा है, उसके बाद आपको दहेज बड़ी साधारण बात लगेगी। जितने लोग इकट्ठा हैं वो सब व्यापारी हैं। व्यापारी ना होते तो 10 में से कभी 1 कभी 2 लड़कियों को जन्म लेने से पहले क्यों मार देते उनके ही परिवार वाले। व्यापारी ना होते तो महिलाओं के प्रति जितने अपराध होते हैं उसमें से आधे उनके परिवार वाले ही क्यों करते। व्यापारी ना होते तो महिलाओं की विश्व भर में जो हत्याएं होती हैं उसमें से 3/4 उनके पतियों और प्रेमियों द्वारा ही क्यों करी जाती। तो सब व्यापार चल रहा है। एक बार आप ये मान लो दिल कड़ा करके कि ये व्यापार ही चल रहा है, बिजनेस है, घर के अंदर भी बिजनेस ही है, पति पत्नी के बीच भी बिजनेस है, माँ बाप और बच्चों के बीच भी व्यापार है, बस उसके बाद आपको दहेज कोई बुरी बात नहीं लगेगी। उसके बाद कहोगे हाँ व्यापार है तो दहेज तो चलेगा ही ना। होटल है, होटल में अगर अब एक नया कोई आ रहा है, एक नई लड़की आ रही है, वो अब चेक इन कर रही है ना। होटल में वो चेक इन कर रही है, वो चेक इन कर रही है तो उससे पैसा तो लेंगे ना, एडवांस पेमेंट अब ले रहे हैं पूरा, भाई ज़िंदगी भर का तू थोड़ा एडवांस पेमेंट दे क्योंकि अब तू हमारे होटल में चेक इन करेगी। और होटल में आप जब चेक इन करते हो तो आप बोलते हो छी छी कितनी गंदी बात हो गई, हमसे पैसे मांगे, कभी बोलते हो? आप होटल्स में आप जाती हैं, आप चेक इन करते हैं, आप मान लो 10 दिन के लिए वहाँ पे रहने गए हैं, तो आप उसकी बुकिंग कराएं आप, तो 10 दिन के आपसे पैसे ले लेते हैं। तो आप कभी बोलते हो कि छी छी इन्होंने कितना गंदा काम किया? आप कभी बोलते हो? तो ऐसे ही परिवार में जब लड़की आती है तो परिवार वाले उससे पैसे ले लेते हैं, उसमें उन्होंने गलत काम क्या किया। वो काम आपको गलत सिर्फ तब लगता है जब आप ये मान्यता, ये एजम्पशन रख के चलना चाहते हो कि परिवार में तो प्रेम चलता है। परिवार में प्रेम वेम कुछ नहीं चलता। ये वही ओयो वाली बात है और मेक माई ट्रिप वाली बात है। किसी भी होटल में जाइए, पैसा दीजिए, चेक इन करिए, और बिना पैसा दिए चेक इन करेंगे तो भगा और देंगे आपको, और भागोगे नहीं तो जला देंगे। प्रतिदिन भारत में 20 महिलाएं मार डाली जाती हैं क्योंकि उन्होंने होटल का पैसा नहीं दिया था, दहेज नहीं दिया था उन्होंने। प्रतिदिन 20, माने प्रति घंटा लगभग 1। जितनी देर में आप हमसे बात कर रहे हैं इतनी देर में कहीं कोई महिला दहेज के लिए मार डाली जाएगी। जितनी देर में ये पूरी रिकॉर्डिंग होगी उतनी देर में एक महिला कहीं दहेज के लिए मार डाली जाएगी, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया है, वो घुस गई है और पैसा दिया नहीं है उसने। तो बाजार बोलता है कि बिना पैसे के घुसाई तुझे मार देंगे, निकल जा तो बाहर। इसी में कुछ आंकड़े हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक आंकड़ा तो यही है कि हर साल भारत में करीबन 7500 हत्याएं होती हैं दहेज को लेकर के। ये आंकड़ा बहुत छोटा है, सारी हत्याओं की रिपोर्टिंग नहीं होती। जी जी, तो 7500 तो ये मान लो कि ये जैसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी, जो असली आंकड़ा है वो लाखों में जाएगा। जी, पर अगर 7500 भी मान लो तो ये प्रतिदिन का 20 का है, जो भी मैंने बोला था, जी, प्रतिदिन 20 महिलाएं। पर जो वास्तविक आंकड़ा होगा वो 20 का कई गुना होगा। जी। और इसमें भी जो स्टेट्स इस पूरी लिस्ट को फिर सबसे ऊपर आते हैं, टॉप करते हैं, वो है यूपी उत्तर बिहार। प्रदेश यूपी और बिहार बिहार। का तो जी, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। इस तरीके के महान काम जो भारत की पुण्य भूमि है, जो हमारी हिंदी हार्ट बेल्ट है, ये वहीं पर होते हैं। अगला आंकड़ा कहता है कि 1999 से 2016 तक करीबन जितनी भी फीमेल होमिसाइड्स हुए हैं, जितनी भी उनकी हत्याएं हुई हैं, उसमें से 40 से जो 50% हत्याएं हैं वो सिर्फ दहेज से रिलेटेड है। हाँ, आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है भाई। ज़िंदगी भर आदमी किस लिए तड़पता है, कोशिश करता है, हाथ पांव चलाता है, काहे के लिए? पैसे के लिए। अब ये आ गई पता नहीं कहाँ से, मेरे होटल में इसने चेक इन कर लिया और पैसे दे नहीं रही है, तो इसने ये अन्याय करा ना, तो इस नाइंसाफ़ी की हम इसको सज़ा ज़रूर देंगे। कैसे देंगे इसको सज़ा? इसको मार देंगे। या तो इसको बोलेंगे कि जा अपने बाप से उगा के ला, वो ला नहीं रही है अपने बाप से उगा के, या उसको बोलेंगे कि चुपचाप यहाँ घर से निकल जा, पर घर से निकल नहीं रही है, चाहे इज्जत के मारे, चाहे इस मारे कि बच्चा हो गया है, वो निकल नहीं रही घर से। तो फिर एक ही तरीका है, वो जब रसोई में काम कर रही होगी तो
दुर्घटना से, संयोग से उसके कपड़ों में आग लग जाएगी और जल के मर जाएगी। और वो केस रिपोर्ट भी नहीं होता है दहेज के अंडर। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। वो तो संयोग से मर गई थी, उसमें कुछ हुआ नहीं, उसने खुद ही फांसी लगा ली थी। अगला आंकड़ा बताता है कि पिछले एक साल में 2020 से 21 के बीच में महिलाओं के अगेंस्ट करीबन 15% जो है बढ़ोतरी हुई है क्राइम्स में, और उसमें भी जो करीबन 31.8% केसेस जो हैं वो क्रूएलिटी बाय हस्बैंड या फिर रिलेटिव्स के थ्रू हैं। तो ये घर में ही पूरा का पूरा। आपको चौंकना इस बात पे नहीं चाहिए कि जिसको हम घर कहते हैं, घर, परिवार, फैमिली, होम, सेंट्रल यूनिट ऑफ सोसाइटी, द सेंट्रल यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड द सेक्रेड यूनिट ऑफ सोसाइटी, हाँ, जिसको हम परिवार की पवित्र संस्था कहते हैं, उसमें इतने गंदे काम हो रहे हैं। छी छी छी। नहीं नहीं नहीं, आप इस बात पे चौंकते हैं कि परिवार जब इतनी पवित्र चीज़ होती है तो उसमें इतने घिनौने काम क्यों हो रहे हैं। चौंकने की कोई वजह नहीं बचेगी अगर आप ये एजम्पशन हटा दीजिए कि वहाँ कोई पवित्रता है। वहाँ कोई पवित्रता नहीं है। परिवार कैसे पवित्र हो जाएगा जब परिवार के लोग ही अपवित्र हैं, और पैदा तो हम सब अपवित्र ही होते हैं ना। पवित्र तो हमको ज्ञान बनाता है। पवित्र होने के लिए जो भाई पीतर की और आँख है थोड़ी खुलनी चाहिए, जिसकी वो नहीं खुली है वो तो अपवित्र ही रहेगा। तो जब माँ अपवित्र, बाप अपवित्र और भाई भौजाई सब अपवित्र, तो घर पवित्र कैसे हो गया। घर में रहने वाले जब सब अज्ञान के पुतले हैं तो फिर इसको, जिसको हम फैमिली और होम कहते हैं, ये पवित्र या सेक्रेड जगहें कैसे हो जानी है। एकदम नहीं होती पवित्र या सेक्रेड, कुछ नहीं। ये सिर्फ कह देने से थोड़ी होता है कि माँ बाप भगवान होते हैं और फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे महान होता है। ये कह देने से थोड़ी होता है। सब कुछ चलता है इंसान से, और इंसान ही जब एकदम गया गुजरा है, पशुता भरी हुई है इंसान में, तो इंसान का घर कहाँ से स्वर्ग हो जाना है। अब उस घर में अगर मैरिटल रेप हो या घर के भीतर ही संबंधियों द्वारा लड़कियों का शोषण हो, या कि दहेज के लिए दबाव बने, दहेज हत्या हो, या तमाम तरीके के और कुकर्म हो घरों के अंदर जो कि कभी बाहर नहीं आने दिए जाते इज्जत के नाम पर। अगर घरों के भीतर ये सब चल रहा हो तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। घर थोड़ी ही चेतना रखता है, ईंट पत्थर इनसे थोड़ी ही घर बनता है। घर बनता है इंसानों से, और वो जितने इंसान हैं वो सब ऐसे ही हैं। क्यों ऐसे ही हैं? क्योंकि उनको कभी जीवन शिक्षा दी ही नहीं गई। उनको उनकी परवरिश में और उनकी शिक्षा में कभी स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में सही पाठ पढ़ाए ही नहीं गए। तो वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल बेहोश, नशे में, अज्ञान में, स्वार्थ में। उनको लग रहा है कि वो जी रहे हैं। इसी में आचार्य जी, दहेज में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा एक दुल्हन को दी जाती है अपने ससुराल ले जाने के लिए, वो रहता है सोना। तो डेटा बताता है कि करीबन $32 बिलियन जो है का सोना भारतीयों के पास है। और जब जब ऐसा भी देखा गया है रिसर्च के अनुसार कि जब जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं तब तब सेक्स सिलेक्शन, अबॉर्शन भी बढ़ा है, और साथ में फीमेल इन्फेंटिसाइड भी बढ़ा है। ये बात बहुत सारे लोगों को ना पता होगी ना उनके गले से उतरेगी। बाज़ार में जैसे ही सोने के दाम बढ़ते हैं वैसे ही लड़कियों की भ्रूण हत्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे सोना महंगा होता जाता है वैसे वैसे लड़की को पैदा करना भी महंगा होता जाता है। तो माँ बाप कहते हैं इसको मार ही दो। और हमने ये बताया है कि भारतीय संस्कृति में सोना तो लड़की का दोस्त होता है। हम कहते हैं कि बाकी सब चीज़ें एक तरफ, उसको सोना दो, सोना उसके काम आएगा। सोना उसके काम नहीं आता, सोने से ही उसकी मौत होती है। माँ बाप भी अच्छे से जानते हैं कि अगर लड़की पैदा करी और पाली तो बहुत सारा सोना भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये आंकड़ा है, ये स्टैटिस्टिक्स है।
जी। कि उधर बाज़ार में सोना बढ़ता है और इधर लड़कियों की लाशें गिरनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जो आपके दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत की आबादी में 5 करोड़ लड़कियां गायब हैं। अभी कुछ लाख लड़कियों का मामला आया था मध्य प्रदेश से और इधर उधर से, तो उससे लोगों में बड़ी उथल पुथल मची कि अरे ये 10 लाख या 15 लाख लड़कियां कहाँ चली गईं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो सबसे बड़ा खतरनाक राक्षस जैसा विकराल आंकड़ा हमारे सामने है, उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। भारत की जो आबादी है 141-142 करोड़ की है, बात समझ रहे हैं, और उस आबादी में महिलाएं 5 करोड़ कम हैं पुरुषों से। लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं और 71-72 करोड़ पुरुष हैं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में तो लड़की और लड़के का अनुपात बिल्कुल बराबर चलना है। ज़रा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, वरना आप दुनिया में किसी भी देश में देख लो, बिल्कुल बराबर है। तो भारत में 5 करोड़ लड़कियां कहाँ गईं? वो मार दी गईं। और हम कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे धार्मिक देश है। भारत विश्व का सबसे धार्मिक देश है। अब उसमें हमें चौंकना पड़ता है अगर हम कहें कि अरे लड़कियां कहाँ गई। क्यों चौंकना पड़ता है? क्योंकि हमारा एजम्पशन ये है कि हम अच्छे लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं। एक बार अपना वो एजम्पशन हटा दो कि हम अच्छे और धार्मिक लोग हैं, तो फिर तो ये बहुत साधारण सी बात हो जाएगी ना कि हाँ, हमने लड़कियां मारी हैं, क्योंकि लड़कियों को पैदा करना और पालना महंगा सौदा होता है, तो हमने उनको मार ही दिया और हमने उन्हें घर में ही मार दिया, किसी बाहर वाले ने उनको नहीं मारा। 5 करोड़ का जो ये आंकड़ा है, ये दुनिया के ज़्यादातर देशों की आबादी से ज़्यादा है। दुनिया में 200 देश हैं और उनमें से 150 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी 5 करोड़ की आबादी नहीं है। तो 5 करोड़ लड़कियां हमने भारत में मार के रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि सब संबंध स्वार्थ पर आधारित है। लेकिन हमें एक झूठ मूठ के कल्पना लोक में जीना है कि हमारे संबंधों में तो प्रेम होता है। कुछ नहीं होता प्रेम वगैरह। भारत में महिलाओं को एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह देखा जाता है। जब एक महिला एक छोटी बच्ची भी पैदा होती है या पता चलता है कि बच्ची पैदा होने वाली है, तो बाप के जैसे कंधों पे एक भार आ जाता है कि अब आपको जो है दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना है। या वो भार सांस्कृतिक है, क्योंकि जितना पैसा वो उसके दहेज के लिए जोड़ता है, उतने पैसे में तो उसने बहुत अच्छी परवरिश दे दी होती लड़की को, उसको बहुत अच्छी नौकरी दिलवा दी होती, पढ़ा लिखा के, कोचिंग करा के, सब जितनी उसकी चीज़ें होती हैं सब उसको दिला के। उतने पैसे में तो शायद विदेश में उसने लड़की भेज दी होती कि वहाँ पढ़ के आ जा या वहीं बस जा, क्योंकि दहेज छोटा मोटा नहीं दिया जाता। 10 लाख 20 लाख छोटे आदमी के भी इतना होता है, और बड़ों में तो फिर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चलता है दहेज। इसी में आंकड़ा कहता है कि दहेज जो एक औसतन व्यक्ति देता है वो करीबन उसकी पूरी साल की आय होती है। तो देख लो कि एक आम आदमी और साल की आय, माने जब आप दहेज दे रहे होते हो तो उस वक्त आपकी भी जो उम्र होगी वो 45-50 साल तो होगी कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है 50-55। ये वो उम्र होती है जब आप अपने कमाने के शिखर पे होते हो, माने आप सबसे ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपकी औसतन जो सालाना आय है वो खूब होती है उस समय, तो उतना आप जो है दहेज दे देते हो। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, उतने में तो लड़की को आपने न जाने क्या बना दिया होता। तो बात इसकी भी नहीं है कि लड़की के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ा, वो फाइनेंशियल बर्डन बनी। चलो आपने उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करा, पर उस पैसे का आपने इस्तेमाल क्या करा? उस पैसे से आप लड़की का जीवन बना सकते थे। उस पैसे से लड़की का आप पूरा एक बहुत सुंदर और बलवान व्यक्तित्व खड़ा कर सकते थे, पर आपने वो सब नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपकी एक सांस्कृतिक ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, और वो कहती है कि लड़की तो पराया धन होती है जिसको किसी और के यहाँ जाना है और वहाँ जाके वो अपना घोंसला बनाएगी, बच्चे पैदा करेगी। भाई आपके यहाँ लड़की हुई है, आप उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हो, चलो अच्छी बात है,
लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल तो करो। लड़की को बेहतर से बेहतर कॉलेज में भेजो, उसको अच्छी सुविधाएं दो, व्यक्तित्व विकास के और जीवन निर्माण के जितने तरीके होते हैं उन तरीक़ों में पैसा खर्च करो ताकि बेटी बेहतर अच्छी पैदा हो सके। उसको कितनी चीज़ें होती हैं जो सिखानी चाहिए। उसको संगीत सिखाओ, उसको खेलने के लिए भेजो, उसको यात्राएं कराओ, अपने पैसे को इन सब चीज़ों में खर्च करो। लेकिन वो पैसा इन चीज़ों में नहीं खर्च करता, वो पैसा दहेज में खर्च करता है। ये समस्या है। वही पैसा अगर लड़की को पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दो तो दहेज जैसी चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक जागरूक, पढ़ी लिखी, सशक्त, समर्थ लड़की ये बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि वो पैसे दे के भेजी जा रही है किसी के यहाँ पर। ऐसा कोई लड़का उसके सामने आएगा, वो खुद ही लात मार देगी, बोलेगी भाग यहाँ से। समझ में आ रही बात? पर वो माँ बाप पैसा तो खूब खर्च करते हैं पर एकदम गलत जगह पे खर्च करते हैं। लड़की को भूखा रखेंगे, लड़की को ठीक से कपड़े भी नहीं देंगे, लड़की को ठीक से शिक्षा नहीं देंगे, और वो लड़की की चीज़ों में सब काट के कटौती करके वो दहेज जोड़ेंगे, जो कि परले दर्जे की मूर्खता है। तो और वो जो कारण है वो सांस्कृतिक है, कारण सांस्कृतिक। इसमें एक और चीज़ लगती है आचार्य जी कि जब आप दहेज के लिए पैसा जोड़ते हो, आपने एक बात कही कि आप बचपन से उसे सिखाओ, पढ़ाओ, संगीत सिखाओ, और इन सब में बहुत खर्चा होता है प्रॉपर। चाहे आप उनको टेनिस सिखाओ, चाहे आप उनको संगीत सिखाओ या कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजो, तो क्या होता है कि 18 साल या 22 साल या 25 साल के बाद उस लड़की को कहीं और चले जाना है। तो अब उसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास नाता अपने घर से देखो, चले जाने की भी जो वजह है ना, वो सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगी, पर वो वजह भी बिल्कुल जानवरों वाली वजह है कि लड़की को कहीं और चले जाना है। पाशविक वजह है, बहुत सेक्सुअल वजह है। आप उस लड़की को सिर्फ एक प्रजनन की मशीन की तरह देखते हो और आप कहते हो कि ये अब बड़ी हो गई है तो अब ये इसकी ज़िंदगी में जो प्रमुख चीज़ है वो सेक्स है। माने अब इसको घोंसला बसाना है और घोंसले में बच्चे देने हैं, तो उसके लिए इसको उधर भेज दो। अगर आप लड़की की ज़िंदगी को इतना सेक्सुअलाइज ना करो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि माँ बाप को ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी है कि वो पागल रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी विदाई कराओ, जल्दी इसकी विदाई कराओ, अरे बड़ी हो गई है, अभी घर में क्या कर रही है, इसको भजाओ, यहाँ से भेजो, ये सब क्या चल रहा है। तो लड़की का जो सेक्सुअलाइजेशन है वो ऐसा नहीं कि जो शहर के लफंगे हैं वही करते हैं। लड़की का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो शहर के लफंगे नहीं करते, उस सबसे पहले तो उसके माँ बाप खुद करते हैं। ये सुनते हो जी, अपनी प्रिया आप बड़ी हो रही है, थोड़ा आप सोचना शुरू करो कि हाथ पीले करने हैं, तो कहेंगे हाँ हाँ वो जौनपुर वाली फूफी तो 2 रिश्ते लेके आ भी चुकी है। तो लड़की को सेक्सुअल निगाह से देखना तो सबसे पहले परिवार में शुरू किया जाता है कि बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही मानी क्या? वयस्क हो रही है, आंतरिक रूप से मैच्योर हो रही है, भीतर उसके बोध जागृत हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं देखना है। ये देखना है कि उसका जो शरीर है अब वो लड़की से स्त्री जैसा होता जा रहा है। तो अब जल्दी से इसको अब विदा करो, क्योंकि अब वहाँ जाएगी, सेक्स वगैरह करेगी, अब इसके बच्चे करने का समय आ गया है। तो वो जो पूरी निगाह है स्त्री के प्रति वो सेक्सुअल है, और वो सेक्सुअल निगाह घर से ही शुरू हो जाती है। फिर वो आगे फिर ज़माने भर में चलती रहती है, वो सड़क पे चलती है, वो समाज में चलती है, मोहल्ले में चलती है, वो फिल्म में चलती है, वो ससुराल में चलती है, वो उसके जीवन के आखिरी पल तक चलती है कि कोई भी उसको देख ऐसे ही रहा है कि ये सेक्स की चीज़ है। और क्यों ऐसे देखा जा रहा है सेक्स की चीज़ है? क्योंकि उसका और आपने कोई विकास होने ही नहीं दिया। उसको आप ज्ञान की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप कौशल की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप नेतृत्व की चीज़ की तरह नहीं देख सकते, उसको आप कलाकार की तरह नहीं देख सकते, खिलाड़ी की तरह नहीं देख सकते, वैज्ञानिक की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों का उसमें कभी विकास होने नहीं दिया गया। तो ले देकर उसमें एक ही चीज़ बचती है, उसका शरीर। वही शरीर बचता है तो उसको शरीर की तरह देखा जाता है और बस हो जाता है कि इसका तो काम ही क्या है, ये पैदा ही इसीलिए हुई है कि इसको बच्चे पैदा करने हैं। तो जो वो पूरा देखने का तरीका है ना, वही पाशविक है। और वो पाशविक तरीका सिर्फ लड़की की तरफ नहीं होता, लड़के की तरफ भी होता है। हम लड़का भी अपने आप को ऐसे ही देखता है, मैं जानवर हूँ
अब वो मादा जा रही है, मैं नर पशु हूँ और वो मादा पशु है, तो हम दोनों के बीच एक ही तो रिश्ता हो सकता है, संभोग का। तो वो भी ऐसे ही देखते हैं। फिर उसी से आप देखते हो कितने तरीके के अपराध होते हैं और ये चल रहा है 50 चीज़ें। इन सब का समाधान तो एक ही होता है कि ये देह भाव जो है ये बचपन से ही बच्चों में कम करा जाए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उनको समझ में आए कि वो चेतना पहले है, देह बाद में है। लड़के को भी समझ में आए, लड़की को भी समझ में आए। लड़की को आप जब तक एक चेतना की तरह नहीं देखोगे, उसको देह की तरह देखोगे, तब तक आप क्या करोगे? यही करोगे कि मैं लड़की का बाप हूँ और लड़की मेरी बड़ी हो रही है और मुझे अब उसकी विदाई करनी है। संस्कृति में तो ये भी है, आप जानते हो कितनी ये अजीब बात कि बाप के लिए मर्यादा रखी गई है कि अगर तुमने अपनी अब जवान होती लड़की विदा नहीं करी तो जितनी बार घर में उसका मासिक धर्म होता है उतनी बार तुम एक हत्या के अपराधी बनते हो। तो बाप की बिल्कुल रूह कांप जाती है, क्योंकि ये हमारी तथाकथित धार्मिक किताबों में बात लिखी हुई है कि अगर लड़की के पीरियड शुरू हो गए हैं, माने वो अब बड़ी हो गई है, तो जितनी बार उसका पीरियोडिक साइकिल चल रहा है उतनी बार बाप एक हत्या का गुनहगार बन रहा है। क्योंकि भाई उसके गर्भ में एक अंडा आया था और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया क्योंकि तुमने उसकी शादी नहीं करी। तो वो जो भीतर अंडा था वो बिना फर्टिलाइज हुए ही वो ख़त्म हो गया, वो खून बन गया, बह गया। तो उस खून का अपराधी वो लड़की का बाप है। तो बाप एकदम ऐसे पगला जाता है, कहता है शादी करो, अरे शादी करो इसकी, तो मैं तो अपराधी हुआ जा रहा हूँ। ये सब तो हमारे यहाँ पे धर्म और संस्कृति के नाम पे चला है। हमारे यहाँ पे धर्म का मतलब ना उद्दालक रहा है, ना अष्टावक्र रहा है, ना अरुणि रहा है, ना याज्ञवल्क्य रहा है, ना उपनिषद, न गीता, न कबीर, न नानक। हमारे यहाँ पे धर्म और संस्कृति का यही सब मतलब रहा है। भारत जैसा अभागा देश कौन सा होगा जिसे अध्यात्म के सबसे चमकते हीरे मोती मिले, लेकिन फिर भी जिसने धर्म के नाम पे सारा कचरा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है और उसी कचड़े कूड़े को अपनी संस्कृति बोलता है। तो फिर देख लो उसका नतीजा कि भारत दुनिया में स्त्रियों के लिए सबसे खराब देशों में गिना जाता है। मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर होता है एक GEM करके, और वैसे ही एक जेंडर डिस्पैरिटी मेजर करके कुछ होता है, ग्लोबल जेंडर गैप। उसमें अगर 180 देश नापे जाएंगे तो उसमें भारत का नंबर 150वां आएगा। एक के बाद एक इस तरीके की रिपोर्ट आती रहती है, तो उसमें भारत का जो स्थान है तो वो होगा 180 देशों में, कभी 140 होता है, कभी 160 होता है। तो दुनिया में स्त्रियों के लिए जो सबसे घटिया देश हैं उनमें भारत आता है, और हम कहते हैं कि भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है। तो देख लो कि फिर क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति को हम कहते हैं कि हमें बचाना है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहले बात हुई थी कि बचपन से उसकी इतनी ज़्यादा उसको सिखाया नहीं जाता, या उस तरीके से पढ़ाई तो एक बार को फिर भी हो जाती है, और जो एक एक्सपोजर होता है वो नहीं दिया जाता। तो क्योंकि उसको पता होता है कि भाई 18 या 22 या 25 साल के बाद उसको चले जाना है। पर जब वो एक बड़ी इंडियन फैट वेडिंग करता है तो वहाँ पर एटलीस्ट सोसाइटी में एक स्टेटस जो है अपना डेवलप होता है, और उसे मतलब उस चीज़ से उसकी प्राइड की पूर्ति होती है, कुछ तो मिलता है। देखो वही बात है ना, अगर आप नहीं जानते कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपकी अगर अपनी आंतरिक दृष्टि कभी विकसित ही नहीं हुई है, आपने कभी वो नहीं पाया है जिसको कहते हैं आत्मा, मैं, तो आप मजबूर हो जाते हो समाज के अनुसार चलने को। आपकी नज़रों में अपनी कोई इज्जत नहीं रह जाती, क्योंकि आपकी अपनी कोई नज़र है ही नहीं, तो इज्जत कहाँ से होगी। तो फिर आप इज्जत ढूंढते हो समाज की नज़र में। फिर समाज में जो कुछ भी चल रहा होता है आप वही करते हो कि मैं यही सब करूँगा तो समाज मुझे इज्जत देगा। तो लड़की भले आपकी अशिक्षित रह गई हो लड़की अशिक्षित आपने छोड़ दी,
लेकिन आप उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करते हो, क्योंकि समाज वाले आएंगे कहेंगे वाह क्या शादी कर दी। वहाँ आपने मंच पे लड़की बैठा दी है, वो जितने भी 22-25 साल की हो गई है, पर वो इंसान ही नहीं बनी अभी तक, क्योंकि आपने उसको ठीक से न परवरिश दी न शिक्षा दी। लेकिन आपने उसको गहने दे दिए भर भर के। 12वीं तक आपने उसको ठीक से पढ़ाई नहीं। और भारत की शिक्षा व्यवस्था हम जानते ही हैं कैसी है। 12वीं करा भी दी तो 12वीं के बाद वहीं अपने छोटे शहर के किसी लोकल कॉलेज में कह दिया कि जाके तू बीए कर ले। मुझे बीए की डिग्री से कोई समस्या नहीं है, विदेशों में बीए की डिग्री भी बहुत ऊंची होती है, लेकिन भारत में बीए की डिग्री का अर्थ हम सभी जानते हैं। वो भी छोटे किसी कस्बे में, स्मॉल टाउन में आप उसको जाके भेज दें कि जा यहीं चली जा और यहाँ जाके कर ले, तो आपने क्या अपनी लड़की को ज़िंदगी दी और भविष्य दिया है। लेकिन फिर आप उसको गहनों से लाद रहे हो और लोग वाहवाही दे रहे हैं, क्या गहने लादे हैं, वाह वाह वाह, माथुर जी के यहाँ क्या ज़बरदस्त शादी हुई थी। छोटे से छोटे शहर में चले जाओ, वहाँ लाइन से बैंकेट हॉल होते हैं, होटल भी बनते हैं, जो अच्छे अच्छे होटल होते हैं उन्हें जल्दी ही बैंकेट हॉल बन जाना पड़ता है, क्योंकि भारत में यही एक चीज़ है जो सदाबहार है, विवाह। तो बैंकेट हॉल का धंधा चमकता है, हमेशा चमकता है। इसी में जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, उसका भी दहेज से सीधा सीधा संबंध होता है कि आपको पढ़ाया ही ज़्यादा या उतना एक लिमिट तक इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे दहेज में थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर मामला हाथ से निकल जाता है। उल्टा भी पड़ जाता है। लड़की हाथ से निकल जाती है ना, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उसको इतना नहीं पढ़ाया जाता। पहली बात तो अपने बाप के हाथ से निकल जाती है, और दूसरी बात अब वो किसी और के बाप के हाथ में भी नहीं आती है। तो लड़के का बाप भी अब बहुत घबराता है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर घर ले आए तो वो कहेगी कि मैं लेबोरेटरी में जाऊंगी, किचन में अब थोड़ी जाऊंगी। वो पढ़ी लिखी है, केमिस्ट्री में पीएचडी करके बैठी है, तो वो कहती किचन में क्या करूंगी, मुझे तो लेबोरेटरी चाहिए। तो वो ये भी चलता है कि ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं तो लड़का नहीं मिलेगा, और जल्दी इतना पढ़ा दो बस कि लड़के वाले इसको स्वीकार करें, लड़के वाले भी बोल सकें अपने समाज में कि पढ़ी लिखी बहू लेकर के आए हैं। अब उसकी इस पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या होना है, तुम उसे घर में बैठा दोगे, ठीक है ना। वो कुछ पढ़ के आई है, वो फिलॉसफी में फिनोमिनोलॉजी पढ़ के आई है, और तुमने उसको कह दिया है कि अब बढ़िया वाला जो सुबह सुबह चाय बना दिया कर सबके लिए, ये तेरा काम है। काहे के लिए उसको वो सब पढ़ाया था। और गेस्ट आया करे तो उनसे उस तरीके की हाँ, और जो गेस्ट आए, और गेस्ट होते हैं ज़्यादातर गंवार गेस्ट हैं, और वो जितने गंवार गेस्ट हैं उनके सामने तू भी उतनी ही गंवार बन जाए, क्योंकि वहाँ तूने अगर ज्ञान की बात कर दी तो कहा जाएगा ये लड़की बड़ी एरोगेंट है। जितने भी मूर्ख लोग आया करें तुम्हारी जान पहचान के और रिश्तेदारी के, उनके सामने लड़की बिल्कुल बराबर की मूर्ख बन जाए, भले कितनी पढ़ी लिखी हो। ये सब क्या है, ये दिख नहीं रहा है कि ये सब नकलीपन है, ये ज़िंदगी की खराबी है, ये संबंधों की व्यर्थता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि संबंध चीज़ क्या होती है। हम सोए हुए और डरे हुए लोग हैं, बेहोश आधी नींद में हैं और कांप रहे हैं, क्योंकि कुछ जानते नहीं। तो हमको जो दिख जाता है उसी के पीछे चल देते हैं, जैसा बता दिया जाता है वैसे ही कर देते हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व, हमारी अपनी कोई चेतना, कोई दृष्टि, कोई मूल्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ ऐसे ही है, परंपरा समाज, परंपरा समाज, परंपरा समाज, परंपरा समाज। इसमें आचार्य जी जो दहेज की कुप्रथा है, ये यूरोप में भी थी, और वहाँ पर जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे वहाँ ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पर वो गिरी है। पर अगर हम भारत की बात करें, भारत के आंकड़ों की बात करें तो उल्टा है। यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो दहेज बढ़ा है जी। वजह बहुत मज़ेदार है। वजह यह है कि यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट का फल था। यूरोप में दार्शनिक पहले आया है और व्यापारी बाद में आया है।
यूरोप में पहले हुई है वैचारिक क्रांति और फिर हुई है औद्योगिक क्रांति। यूरोप में पैसा ऐसे ही नहीं आ गया। यूरोप में पहले फिलॉसफी आई है, फिलॉसफी से साइंस आई है, साइंस से टेक्नोलॉजी आई है और टेक्नोलॉजी से पैसा आया है। तो पहले वहां मन खुला है, विचार खुले हैं, चेतना खुली है और फिर जाके तिजोरी खुली है। आप बात समझ रहे हो? यूरोप भी बड़ा गरीब ही था। अभी आप अगर 500 साल पहले तक चले जाओ तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। भारत और चीन अर्थव्यवस्था में यही अग्रणी देश थे 17वीं शताब्दी तक भी। फिर यूरोप में आई वैचारिक क्रांति, फ्रांस में आई, ब्रिटेन में आई, जर्मनी में आई। एक से एक फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में क्या क्या वहाँ पे दार्शनिक पैदा हुए। उन्होंने बात करी, उन्होंने विचार किया, उन्होंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश करी। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे नाम हैं, आप जानते ही, वोल्टायर हैं, स्पिनोज़ा हैं और नीत्शे हैं, और अभी हाल में आओगे तो सार्त्र हैं। तो वो पूरी परंपरा है उनकी विचारकों की। साइमन डे बीवर। हाँ, तो उन्होंने पहले सोचा, उस फिलॉसफी से साइंस निकली है। न्यूटन उदाहरण के लिए पहले एक दार्शनिक हैं, उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं। फिलॉसफर न्यूटन पहले हैं और उसके बाद वो एक वैज्ञानिक हैं। फिर उस विज्ञान से निकलती है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, और फिर उस प्रौद्योगिकी से आता है पैसा। यूरोप में ये हुआ है। तो इसलिए यूरोप में जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे ये भी देखा गया कि जितने भी काम बंद दिमाग के थे वो हटते गए। लेकिन भारत में पैसा आ गया है बिना दिमाग के खुले। भारत में पैसा आता जा रहा है और दिमाग खुला नहीं है। एकदम मूर्ख आदमी होगा लेकिन उसके पास पैसा आ जाता है। बहुत कारण हो गए हैं। भारत में जो पैसा आ रहा है ना, वो बहुत सारा पैसा तो इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत अब ग्लोबली कनेक्टेड हो गया है। तो उदाहरण के लिए भारत में अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पे आपका मानसिक विकास भले ही बहुत ना हुआ हो लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर, ये जो पूरी आईटी और आईटीईएस है, ये भी उन्हीं क्षेत्रों का उदाहरण है कि आपने हो सकता है कुछ ढंग की पढ़ाई लिखाई ना करी हो, आपके पास बस एक ऐसे ही बीटेक डिग्री है, लेकिन उस बीटेक डिग्री के कारण आप मोटे डॉलर कमा रहे हो और आपसे इतिहास की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, दर्शन की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, समाजशास्त्र की 2-4 बातें पूछ दी जाएं, आपको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन आपने एक बीटेक डिग्री कर ली है 4 साल की। 17 की उम्र में घुसे थे, 21 की उम्र में वो एक बीटेक डिग्री लेके निकल आए और आप मोटा पैसा कमा रहे हो। तो मन तो खुला नहीं ना, पैसा आ गया मन खुला नहीं, पैसा आ गया मन खुला नहीं। तो इन भाई साहब की जब शादी होगी तो दहेज जरूर लेंगे, क्योंकि मन का तो विकास हुआ नहीं है ना, चेतना तो अभी इनकी विकसित हुई नहीं है। बस उस बीटेक डिग्री से इनको डॉलर आने लग गया है। अब और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई कोई किसान है, उसका खेत है, उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और बदले में बहुत सारा पैसा दे दिया, तो अब घर में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन मन का तल तो अभी वही है जैसे पहले होता था। मैं नहीं कह रहा कि सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे ही होते हैं या कि सब किसान ऐसे ही होते हैं, पर उदाहरण के तौर पे एक बता रहा हूँ, एक मिसाल है। तो अब आपकी ज़मीन ले ली सरकार ने और आपको पैसा दे दिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन आपका मन तो वैसे ही है ना जैसे पहले होता था। तो फिर आपकी पुराने तौर तरीके हैं और परंपराएं वैसी ही चलती रहती हैं। देखो, लक्ष्मी तभी भली हैं जब सरस्वती के पीछे पीछे आए। ये थोड़ा पुराने तरीके से समझा रहा हूँ। जब लक्ष्मी आ जाती हैं और सरस्वती नहीं आई हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यूरोप में ज्ञान पहले आया, धन बाद में आया। भारत में ज्ञान कहीं नहीं है और धन आना शुरू हो गया है। नतीजा क्या हुआ है कि धन जितना आता जा रहा है, दहेज उतना बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो इसमें आचार्य जी, भारत इतना पीछे कैसे रह गया? सामाजिक मूल्यों की बात है। देखो, मूल्यों की बात है तो ऐतिहासिक एक धारा रही है, वो धारा सब जगह बहती है। उसमें कुछ लोगों को उठना पड़ता है जो समाज को सही मूल्य दें। समाज की प्राकृतिक अवस्था तो पशुता की ही है, चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो।
समाज में कुछ विद्रोहियों को, विचारकों को उठना पड़ता है जो धारा के विरुद्ध जा कर के समाज को सही मूल्य दें। भारत में भी ऐसे लोग हुए हैं जी अभी, और वैसे लोग चाहिए। जी। इसी में कुछ डेटा है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी ग्लोबल जेंडर गैप के अराउंड। तो 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है 146 कंट्रीज़ में से 135 रहा। हाँ लियो 146 देशों में हमारा भारत 135वें स्थान पर है महिलाओं की स्थिति के मामले में। जी क्या बोले, इसमें बांग्लादेश 71 पर है। हाँ, श्रीलंका- बांग्लादेश हमसे बहुत आगे, श्रीलंका हमसे बहुत आगे, पाकिस्तान भी आगे होगा या आसपास ही होगा कहीं। सऊदी अरेबिया जो है वो 127 पे है, वो भी सऊदी अरेबिया भी हमसे बहुत आगे है। और हम यही कहा करते हैं कि देखो अरब में तो महिलाओं का शोषण होता है, अरब में महिलाओं का शोषण होता है अरब की महिलाएं भी भारत की महिलाओं से बेहतर हालत में है। जी। और इसी ग्लोबल जेंडर गैप को अगर हम वर्षों में नापे तो रिसर्च के अनुसार एक औसत पुरुष में और एक औसत महिला में 138 ईयर्स का डिफरेंस है। वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल है। अगर भारत की बात करें तो वो 149 ईयर्स है। तो भारत की औसत महिला पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है विकास के मामले में भारत की औसत महिला भारत के औसत पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है विकास के मामले में। उदाहरण के लिए भारत के औसत पुरुष के पास जितना पैसा 150 साल पहले होता था, भारत की औसत महिला के पास उतना पैसा आज है। भारत का औसत पुरुष जितने अधिकार 150 साल पहले रखता था, भारत की महिला आज खींचतान के मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाई है भारत का औसत पुरुष जितनी शिक्षा पहले रखता था या प्रशासन और व्यवस्था में जितना दखल रखता था 150 साल पहले, भारत की महिला बड़ी मुश्किल से आज खींचतान के वहाँ तक पहुँच पाई है। महिला पुरुष से 150 साल पीछे चल रही है। ये खैर पूरे विश्व की ये हालत है। विश्व में भी 138 साल का फासला है, भारत में 150 साल का फासला है। इसमें बहुत सारे देश हैं, एटलीस्ट कुछ तो ऐसे देश हैं ही जिन्होंने इस जेंडर गैप को क्लोज करा है 80%, 90%। तो उसके लिए हमें लोग चाहिए ना जो सोच सकें। अगर आपका दिमाग परंपरा और प्रथा से इतना बंध गया है कि वो सोच ही नहीं सकता, तो विकास कैसे होगा? बात बात में आप परंपरा संस्कृति करते रहते हो, तो कोई बेहतरी कैसे होगी? कुछ भी शुभ कैसे होगा फिर? और उसका नतीजा आंकड़ों में सामने है। बात मेरे या आपके मत की या ओपिनियन की नहीं है ना। आंकड़े तो देख लो एक बार, यथार्थ तथ्य देख लो ज़मीन में। बात इसकी नहीं है कि आप बोल दो नहीं साहब हमारी संस्कृति और परंपरा श्रेष्ठ है, और मैं बोलूँ नहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है। आंकड़े देख लो, तथ्यों को देख लो, तो पता चलेगा कि क्या बात है। और इसी में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जेंडर गैप जो है वो 162 ईयर्स का है। 162 साल। तो माने आम पुरुष के पास जितने राजनीतिक अधिकार 160 साल पहले होते थे, भारतीय महिला के पास अभी खींचतान के उतने हुए हैं। वो इतना पीछे चल रही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जेंडर गैप 169 ईयर्स का है। वो इतना पीछे है ना कि अब आपके बोलने से पहले ही सब समझ जा रहे होंगे कि अब फिर से कोई आंकड़ा आ रहा है 150 साल, 170 साल का। तो ये सब समझ ही जा रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है, एकदम गिरी हुई हालत है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भारत में तो हमने स्त्री को देवी मानकर पूजा है। 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं, उनकी हत्या कर डाली, हर तरीके से महिलाओं की दुर्दशा कर डाली, और राग यही अलाप रहे हो कि हम तो देवी मान के पूजते हैं। जानते हो एक बहुत विचित्र बात, भारत के जो सबसे ज़्यादा धार्मिक ज़िले हैं उनमें जो लिंग अनुपात है, जेंडर रेशियो, वो उतना ही ज़्यादा बुरा है। ये कितनी विचित्र बात है, कितनी अजीब बात है, कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि जगह अगर धार्मिक हो रही है तो हम तो ये मानेंगे ना कि वहाँ करुणा आएगी, हाँ, निस्वार्थता आएगी, प्रेम आएगा, निष्कामता आएगी। जगह अगर धार्मिक हो रही है, क्योंकि धर्म का संबंध तो करुणा से है। लेकिन होता ये है कि जो जगह जितनी धार्मिक है वहाँ महिलाएं उतनी ज़्यादा मारी जा रही हैं। ये क्या, कौन सी हमने रीत चला रखी है?
इसी में आचार्य जी बहुत सारी महिलाएं हैं जो दहेज के चलते डोमेस्टिक वायलेंस को झेलती हैं, उनके साथ होता है, हर प्रकार से होता है, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, और वही जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो वो फिर आंकड़ों में डेथ की तरह हमारे हाँ, उसको हम कह देते हैं उसकी मौत हो गई। उसको हम ये मानते ही नहीं है कि वो वास्तव में दहेज हत्या है। वो तिल तिल करके घुट घुट करके मर रही थी, फिर एक दिन मरी गई। तो हम कह देते हैं तो साधारण मृत्यु हुई है। वो साधारण मृत्यु नहीं है, वो दहेज हत्या ही है। वो स्लो पॉइजनिंग करी गई है उसकी। तो अभी सवाल उन महिलाओं के लिए है जो इनमें फंसी हुई हैं या फंस सकती हैं या उसी चीज़ के बीच में है, वो क्या कर सकती हैं? क्योंकि उनका जो खुद को देखने का नज़रिया है वो वही है जो उन्हें बचपन से बता दिया गया है कि आप बड़े होगे, शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे हो गए और उस बच्चे को अब आपको पालना है, बड़ा करना है, यही आपका जीवन। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी महिला को अपनी, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी के बिना कोई आज़ादी नहीं होती। फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पीछे आती है। जब तक महिला को ये रहेगा कि मेरी जिम्मेदारी कोई और उठाए, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें सब महिलाएं, सब देवियां। जितना आपके मन में ये बात बैठी रहेगी ना कि मेरी जिम्मेदारी तो किसी और की है, पहले पिता की है, फिर पति की है, बाद में किसी और की है, पुत्र की है, तो तब तक आपके लिए किसी प्रकार की स्वतंत्रता, स्वावलंबन संभव नहीं है। You're at the mercy of the other. आपको जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। आप दूसरों पर दोष नहीं दे सकते। आपको कहना पड़ेगा कि अतीत कैसा भी रहा हो, जो भी ऐतिहासिक कारण हो मेरी दुर्दशा के, लेकिन अपने उत्थान की जिम्मेदारी तो मैं खुद लूँगी। वो जिम्मेदारी आप जब तक स्वयं नहीं स्वीकारेंगी, आपको जो इंसान होने की बिल्कुल न्यूनतम साधारण गरिमा होती है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आप बच्ची बन के रह जाएंगी। और जैसे हमारी जो जो दुनिया भर में जो 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 मानसिकता है वो चाहती ही यही है कि स्त्री कभी पूरे तरीके से एक विकसित परिपक्व मनुष्य न बने। स्त्री बेबी बनी रहे, बस बेबी बेबी। तो उसको जब सुंदर दिखाना होता है तो उसको कपड़े भी बच्चों वाले पहना दिए जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के झबले होते हैं ना, वो उसको लड़की को पहना दिए जाते हैं ताकि वो कभी विकसित ना होने पाए। उससे बातचीत भी ऐसी करी जाती है जैसे छोटे बच्चों से करी जाती है। और नतीजा ये होता है कि लड़की के मन में भी ये बात आ जाती है कि somebody else is responsible for my upkeep, और वो बड़ी आसानी से अपनी सुरक्षा का और अपनी वेलफेयर का जिम्मा किसी और को दे देती है। उसको लगता है ऐसा तो होता ही है ना, अगर पति साथ चल रहा है तो मुझे सुरक्षा पति देगा ना, ये ऐसा तो होता ही है। यहाँ तक कि पति छोड़ दो, एक साधारण उसका कोई दोस्त भी बन जाता है स्कूल में, कॉलेज में, तो भी वो उस पर कई तरह की जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर देती है और वो खुद भी जिम्मेदार बनना शुरू हो जाता है। वो भी 8वीं 9वीं के लड़का लड़की होंगे और उनका आपस में जो व्यवहार होगा, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी से पति पत्नी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो जो लड़की है 8वीं की, अभी से अपनी कुछ जिम्मेदारियां उस लड़के पे डाल रही है और लड़का भी अब बिल्कुल पुरुष की तरह उसकी जिम्मेदारियां स्वीकार करने को खड़ा हो गया है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी कॉपी घर भूल आई हो, मैं जाके ले आता हूं तुम्हारी कॉपी घर से। अच्छा तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, लाओ मैं कर देता हूं, सामान उठाना, तुम्हारा सामान मैं उठा देता हूं। और भी बहुत तरीके की चीज होती है छोटी मोटी, आप खुद ही देख लोगे तो जान जाओगे। तो जिम्मेदारी वाली बात, मैं जिम्मेदार हूं, मैं किसी पर आश्रिता नहीं रहूंगी। और जब तक ये आश्रित होने का लालच लड़की के, महिला के मन से नहीं निकलता, तब तक उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। और ये बहुत बड़ा लालच होता है कि मेरा काम कोई और कर दे, मेरी जिम्मेदारी कोई और उठा ले, तुम आगे काम कर दो, मैं पीछे से बैकएंड काम कर दूंगी, हाउसकीपिंग कर दूंगी, आगे जो मोर्चे पे जाके लड़ाई लड़नी हो तुम लड़ो। कहते हैं पुरुष बाहर का काम करेगा, स्त्री घर का काम करेगी। जब तक ये सब चलता रहेगा कि पुरुष बाहर का कर रहा है, स्त्री घर की कर, स्त्री के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उसको पूरी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। एक स्वतंत्र वयस्क मनुष्य की तरह उसको अपने आप को देखना पड़ेगा, न बच्चे की तरह, न आश्रिता की तरह।
आश्रिता नहीं। और हर महिला, हर लड़की जो सुन रही हो इसको, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप खोजिए कि आपके जीवन में आश्रयता, डिपेंडेंस कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ आप डिपेंडेंट हैं वहीं वहीं आपकी बेड़ियाँ हैं, वहीं वहीं आपका नर्क है। और देखिए, डिपेंडेंस ना दोनों तरफ बर्बादी करती है। आप किसी पर आश्रित हो तो आप तो नर्क में गए ही गुलामी के, आप जिस पर आश्रित हो उस पर भी तो बोझ ही बने ना, उस बेचारे की भी ज़िंदगी खराब होती है। तो प्रेम भी दो स्वतंत्र मनुष्यों के मध्य ही हो सकता है। दो लोग जिसमें से एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है, डिपेंडेंट है, इन दो के मध्य तो प्रेम भी नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस नहीं आएगी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले जिम्मेदारी, दायित्व, मेरी जिंदगी मेरा दायित्व, मैं देखूंगी, और जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाऊंगी, जो भी दुख सहना पड़ेगा मैं सहूंगी, चुनौतियां मैं स्वीकारूंगी, चोट मैं खा लूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी के कंधों पर चढ़कर जीवन की यात्रा नहीं करूंगी। इसमें आचार्य जी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जहाँ पर आप अपने डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के खुद ले सकते हैं। मैं ये नहीं समझ में आता कि लड़की हो लड़का हो कोई हो, वो जीवन भर किसी दूसरे की कमाई कैसे खा सकता है। जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग, प्रकरण, ऐसी अवधियां आ सकती हैं जब आप किसी वजह से खुद नहीं कमा रहे। वो सबके साथ होता है। कई बार आप स्वेच्छा से ही कह देते हो कि भैया 1 साल तक मैं कमाऊंगा नहीं। यूरोप अमेरिका वाले होते हैं, वो 6-6 महीने काम बंद करके घूमने निकल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप कह दो कि मेरा जीवन ही यही है कि कोई और मेरे लिए कमाता है, तो ये बात ही मुझे आज तक समझ में ही नहीं आई, मेरे खोपड़े में घुसती ही नहीं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, कैसे कर सकते हो भाई तुम ये। मैं तो कह रहा हूं ऐसा कोई टीनेज लड़का या लड़की भी कैसे कर सकता है। आप जब 17-18 साल के हो जाओ, एक बार आप वयस्क हो गए शरीर से, मन से, उसके बाद आपको लाज आनी चाहिए अपने माँ बाप से भी पैसे मांगने में। मैं उदाहरण देता रहा हूँ कि हम IIT पहुँचे थे, 17 साल के थे हम लोग जब पहुँचे थे। कोई 17 का होता है, कोई सेकंड राउंड में आया तो 18 का। वहाँ पर ही लड़कों को ये बात समझ में आने लग गई थी कि घर से पैसे लेना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आसपास ये JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, कालू सराय एक जगह है IIT दिल्ली के पास ही। तो वो लोग अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, कोचिंग के स्टूडेंट्स, उनकी कॉपियां चेक करने के पैसे दिया करते थे। तो IIT के लड़के वहाँ पर चले जाएं और उनकी कॉपियां चेक करें, और एक कॉपी चेक करने का 10 रुपया मिलता था उस समय में, और बहुत होता था। आज से एकदम 30 साल पहले की बात, 28 साल पहले की। तो वो कि कौन जाएगा बार बार घर में पैसे मांगने। और इसी तरीके से ट्यूशन, अब 8वीं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, तो IIT के स्टूडेंट जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके पैसे मिल जाते थे। तो वहीं से ये बात आ जाती थी कि भाई ये अपने लिए एक अपमान की बात है अगर अब इतने बड़े हो गए और पैसे मांगना पड़ रहा है। हमारी भी कुछ गरिमा है ना, कोई आत्मगौरव है हमारा। और ये बात 17-18 साल में समझ में आ गई थी। ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोगों को 28 साल में नहीं समझ में आती, 48 साल में नहीं समझ में आती, और कुछ लोगों को 68 साल में भी ये बात समझ में नहीं आती। 2 आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो का। वो बताता है कि भारत में वो गिर गया है, 8.8% हो गया है 2023 में, जिसके अनुसार अगर 100 महिलाएं हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9%, 8.8, 9% जो है, 9 महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं या करना चाहती हैं। 90% से ज़्यादा महिलाएं ना तो काम कर रही हैं ना ही करना चाहती हैं। और इसी के साथ दूसरा आंकड़ा है कि एक औसतन महिला जो है घर में करीबन 7 से 7.5 घंटे रोज काम करती है, जो कि एक अनपेड वर्क होता है। तो यहाँ पर एक देखो वही बात है जो हमने कही थी ना कि लड़की का बाप होता है, पैसे तो इकट्ठा करता ही है लड़की के लिए, पर वो पैसे गलत दृष्टि से, गलत नीयत से और गलत उपयोग के लिए इकट्ठा करता है। कहता है दहेज दूंगा।
इसी तरीके से महिला बेचारी काम तो करती ही है घर में, लेकिन वो एक बहुत साधारण स्तर के काम में फंस गई है। और जितने संस्कृतिवादी हैं वो उसको बताते रहते हैं, नहीं नहीं ये बहुत ऊंचा काम है, घर का काम करने से ऊंचा काम तो कोई हो ही नहीं सकता, तू यही काम किया कर। थोड़ा सा हम जरा जमीन की बात कर लें, थोड़ा होश की बात कर लें। बिस्तर की गंदी चादरें बदलने और धोने में कौन सी ऊंचाई है, बताओ मुझे, बताओ ना। और अगर बहुत ऊंचा काम है तो पुरुष क्यों नहीं करता? स्त्री को छोड़ दो, बाहर कमा लेगी। जूठे बर्तन रगड़ रगड़ के मांजने में कौन सी ऊंचाई है, बताओ मुझे। कहते हैं नहीं प्रेम है ना, इसमें प्रेम है। तो स्त्री की ओर से ही प्रेम रहेगा क्या? पुरुष की ओर से भी कुछ प्रेम आ जाए भाई। अगर प्रेम का पैमाना यही है कि कढ़ाई मांजी जा रही है, तो पुरुष भी कढ़ाई मांज के अपने प्रेम का प्रदर्शन कर दे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं कि औरत को बोल दो कि तू ये जो कुर्सियाँ पोंछ रही है और झाड़ू लगा रही है और बर्तन मांज रही है और कपड़े धो रही है और बच्चों के पोथड़े साफ कर रही है, यही तो जीवन का उत्कर्ष है। इससे ऊंचा काम जीवन में कौन सा हो सकता है? ये बता दो महिला को, तो उसको ये बना रहे कि मैं कोई इज्जतदार काम कर रही हूँ, उसकी भी थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान उसका बना रहे। और फिर वो ऐसी कहती भी है, मुझ पे बड़े आक्षेप लगते हैं, कहते हैं इनके अनुसार तो बाहर के काम का ही महत्व है, घर के काम को तो ये कचरे बराबर नहीं मानते। अरे भाई साहब मेरी बात नहीं है ना, आप बता दो ना, आप बाहर क्यों जॉब करते हो? घर के काम का इतना महत्व है तो घर में ही जॉब कर लो और देख लो कि घर के काम के कितने पैसे मिलते हैं कहीं भी। आप एक होटल में भी जाते हो तो वहाँ पर किसका महत्व होता है? तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है, मैनेजर की, या जो हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, जो चादरें बदलने और टॉयलेट धोने आता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है? लेकिन महिलाओं को धोखे में रखा जाता है। उनसे बोला जाता है कि यही रसोई और बिस्तर, पालना और पोतड़ा, यही दुनिया में सबसे ऊंचा काम है। मैं आपसे आग्रह करके कह रहा हूं कि आप थोड़ा होश से मूल्यांकन करिए ना कि कौन सा काम ऊंचा है, कौन सा नीचा है। ज़िंदगी भर वही रोटी और कद्दू और मटर छीलना और तेल उबालना, यही करते रह जाओगे और इसमें कहोगे कि बहुत गौरव की बात है। धार्मिक सांस्कृतिक गुरु लोग आ जाते हैं, बोलते हैं देखो महिला जब तेल उबालती है तो उसमें बस तेल नहीं उबलता, उसमें प्रेम भी उबलता है। कहते हैं महिला के हाथ का बना खाना, उसमें प्राणा ज़्यादा होता है, प्राणा अंग्रेजी में बोलते हैं, प्राणा ज़्यादा होता है जब महिला खाना बनाती है। तो काहे भाई, मैं पुरुष हूं तो निष्प्राण हूं क्या? मेरे प्राणा नहीं है? ये सब साजिशें हैं महिला को रसोई में कैद रखने की। और फिर वो कुछ बोलेगी कि नहीं, मुझे भी थोड़ा दुनिया देखने दो, मुझे भी थोड़ा विकसित होने दो, मुझे भी इंसान बनने दो। तो पुरुष के तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, बोलता है अरे जाने मन, तुम्हारे हाथों में जो रस है वो फिर खाने में कहाँ से आएगा अगर तुम बाहर का काम करने लगोगी? तो वो एकदम ऐसी हो जाती है कि अरे मेरी तारीफ हो गई, मेरी तारीफ हो गई। तो जिसमें जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ उसमें यह भी शामिल है कि पुरुष की नज़र से अपने आप को नहीं देखना कि उसने थोड़ी सी तारीफ कर दी और बिल्कुल बहक गए। अपनी नज़र से अपने आप को देखो ना।